फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हम गुरुत्वाकर्षण को पढ़ रहे थे और जो जहां टॉपिक हमने छोड़ा था वो था गुरुत्वाकर्षण के त्वरण यानी स्मॉल जी के मान को प्रभावित करने वाले कारक। अब इसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट और गुरुत्वाकर्षण में रहते हैं, तो ये हमारी गुरुत्वाकर्षण की सेकेंड क्लास है। इसमें हम जो है वो बचे हुए बाकी टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं ग्रेविटेशन के बारे में। तो देखिए, आज की क्लास में हमारा जो पहला पॉइंट रहेगा वो रहेगा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। इससे अमूमन एक दो पॉइंट जो है वो उठाते हैं, तो इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं कि ये क्या है और क्या इसके फॉर्मूले वगैरह होते हैं, किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो टॉपिक हो गया गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की यहाँ बात हो रही है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब यहाँ पे पहला आता है कि इसकी क्या डेफिनेशन होती है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की। तो इसकी डेफिनेशन सीधी सीधी अपने पास है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण या गुरुत्व के कारण, यहाँ अपन पृथ्वी की बात करेंगे तो अपन सीधा गुरुत्व लिख सकते हैं। गुरुत्व के कारण किसी वस्तु में संचित ऊर्जा को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्व के कारण किसी वस्तु में संचित ऊर्जा के मान को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये पॉइंट है। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो मान लेते हैं कि ये कोई पृथ्वी है और इस पृथ्वी से r डिस्टेंस पर यहाँ एक वस्तु रखी है m। ठीक है, इस वस्तु का द्रव्यमान है m और पृथ्वी का द्रव्यमान हमें पता ही है, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M होता है। दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो है स्मॉल r। यदि इस जगह पे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पूछी जाए तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सिंबल होता है U और इसका फॉर्मूला होता है माइनस का कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बट्टा बीच की दूरी। ये हमारे पास गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है, याद रखना किसी भी। अच्छा, इसी को हम जो है वो चेंज करके लिख सकते हैं इसी में कि पृथ्वी सतह पर यदि अपने से पूछे जाए, पृथ्वी सतह पर यदि स्थितिज ऊर्जा पूछी जाए तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वस्तु को यहाँ मानना पड़ेगा और यहाँ मानने का मतलब है जो बीच की दूरी हो जाएगी वो कैपिटल R के बराबर हो जाएगी, कैपिटल G स्मॉल m अपॉन कैपिटल R। ये पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सबसे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट अब जो है वो तीसरा है, वो ये है कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा नेगेटिव आ रही है। ये किस चीज को प्रदर्शित करता है, तो ये याद रखना, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का नेगेटिव मान यह प्रदर्शित करता है कि वह वस्तु पृथ्वी द्वारा बंधित है, पृथ्वी द्वारा बंधित है और स्वतः पृथ्वी सतह को छोड़कर नहीं जा सकती।
अपनी मर्जी से कोई भी वस्तु पृथ्वी सतह को छोड़ के नहीं जा सकती। ये बात कैसे पता लगी? क्योंकि स्थितिज ऊर्जा का जो मान आ रहा है वो ऋणात्मक आ रहा है। आगे भी जब हम ऊर्जा की बात करेंगे और वहां जब भी कोई ऊर्जा की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट बाउंडेड है, बंधित है, अपनी मर्जी से उस एनवायरनमेंट को, उस सिस्टम को छोड़कर नहीं जा सकता। उसको भेजने के लिए हमें अतिरिक्त बल लगाना पड़ता है। अब अगला पॉइंट है कि देखिए भाई, कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान जो है वो बढ़ता है। तो अगला पॉइंट है, ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता है। देखो, इसमें आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं, छोटे छोटे पॉइंट हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बनाते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और इस पृथ्वी पर यहां एक वस्तु रखी है इसकी सतह पर। तो सतह पर स्थितिज ऊर्जा कितनी हो गई? U बराबर माइनस का जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर हो गई। हम ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएगा वैसे वैसे बढ़ेगी, है ना। तो यहाँ पर जो है वो, ये जो इस जगह जो स्थितिज ऊर्जा है वो कितनी हो जाएगी? माइनस का जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन m, और ये h ऊंचाई पर है। तो h ऊंचाई पर है तो ये बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? r प्लस h। इसमें तो कोई विशेष चेंज ही नहीं। हाँ, लेकिन अपने से ये पूछे कि h ऊंचाई पे जाने पर कितना बढ़ता है, यानी शुरुआत से लेकर चेंज कितना हुआ है, तो इसके लिए एक सीधा फॉर्मूला याद रखना भाई। दोनों पर अपन u1 और u2 नाम दे सकते हैं कि दोनों पर स्थितिज ऊर्जाओं के मान कितने हैं। लेकिन अपने से ये पूछे कि h ऊंचाई पर जाने पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होता है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में आप डेल्टा U का फॉर्मूला एक याद रखेंगे। बहुत छोटा सा फॉर्मूला है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो डेल्टा U का फॉर्मूला क्या होता है भाई? डेल्टा U का फॉर्मूला होता है mgh अपॉन 1 प्लस h अपॉन आर। सिंपल सा लॉजिक है। आप जैसे ऊपर वाले में सॉल्व कर रहे थे वैसे यहाँ सॉल्व करेंगे। h की वैल्यू रखेंगे तो आपको कितनी ऊर्जा में परिवर्तन हुआ है ये पता लग जाएगा। समझ में आ रही बात? कितनी ऊर्जा में। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यदि h बहुत ज्यादा छोटा हो, जैसे मान लो आपसे ये कह देता है कि 10 मीटर ऊपर ले गए, 20 मीटर ऊपर ले गए, 30 मीटर ऊपर ले गए, तो जाहिर सी बात है ये 6400 किलोमीटर की तुलना में बहुत ज्यादा छोटा है। ऐसी स्थिति में आप ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, आपकी किताब में जो फॉर्मूला दिया हो वो लगाएंगे। क्या फॉर्मूला होता है? वो होता है डेल्टा यू बराबर mgh। डायरेक्ट स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है mgh। आप अपनी किताबों में ये पढ़ते हैं, आपके नोट्स में जो है वो यही मिलेगा, लेकिन आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर एक बहुत विशेष क्वेश्चन है, वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करता हुआ चलता हूं। पृथ्वी सतह से त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर जाने पर किसी वस्तु स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा? अब देखो, ये कह रहा है h का मान जो है वो त्रिज्या के बराबर है, तो जाहिर सी बात है ये नगण्य नहीं है, तो हम ऊपर वाला सूत्र काम मिलेंगे। कितना है? mgh अपॉन 1 प्लस h अपॉन r। h का मान r के बराबर लिखो, तो डेल्टा u बराबर कितना है? ये mgr अपॉन 1 प्लस r बट्टे r। r से r कटेगा और ये फाइनल वैल्यू जो सोल्व होकर बनेगी वो बनेगी mgr बट्टा 2। ये क्वेश्चन भी जनरल साइंस में मैंने पुराने पेपर से ही उठाया है। इसमें अमूमन गलती ये हो जाती है कि हमारे किताबों में सूत्र दिया होता है यही कि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का सूत्र होता है mgh, लेकिन वो जब h की वैल्यू नगण्य दे 10 मीटर 20 मीटर तब ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि h की बड़ी वैल्यू दे दे तो ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा।
ऐसी कंडीशन के लिए हम ये जो डेल्टा यू का ऊपर वाला सूत्र है ये वाला, इसको अप्लाई करेंगे। कहाँ गया? इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। ये स्थितिज ऊर्जा से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हो गया। अब भैया नेक्स्ट जो अपने पास आज का पॉइंट है वो है पलायन वेग। एस्केप वेलोसिटी। ये डाटाबेस क्वेश्चन है, दो चार डाटा इसमें आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट है कि पलायन वेग होता क्या है। तो पलायन वेग वह वेग है वह न्यूनतम वेग है जिसे फेंके जाने पर जो कोई वस्तु है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाती है और पुनः स्वतः लौट कर नहीं आती। मतलब अभी हम कह रहे थे कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का ऋणात्मक मान यह प्रदर्शित करता है कि वो वस्तु पृथ्वी द्वारा बंधित है। इसका मतलब अपने आप तो जाएगी नहीं, यदि उसको पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर भेजना है तो हमें उसको फेंकना पड़ेगा, और फेंकने के लिए जो न्यूनतम वेग अपने को चाहिए वो वेग क्या कहलाता है, यहाँ पर पलायन वेग कहलाता है। आपको ये बात समझ में आई होगी। तो पलायन वेग की परिभाषा क्या है, पहले तो ये लिख लेते हैं, वह न्यूनतम वेग जिससे फेंके जाने पर वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाती है। और पुनः स्वतः लौटकर नहीं आती। मतलब अपने आप नहीं आएगी वापस। जैसे मान लीजिए कि हम किसी सतह से कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ये कुछ ऊंचाई तक जाती है, फिर वापस अपने आप आने लग जाती है, क्योंकि हमने उसको पलायन वेग से नहीं फेंका। यदि हम उसको पलायन वेग से फेंके तो वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाएगी और वापस कभी पुनः स्वतः लौट कर नहीं आएगी। आ सकती है लेकिन उसके लिए फिर हमें उसको लाना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्सेज, जैसे ये जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जाते हैं, अंतरिक्ष यात्री वगैरह जाते हैं, तो वो वापस जो लौट कर जिस कैप्सूल में आते हैं उसको ऑपरेट करके लाया जाता है, वो अपने आप नहीं आता। तो ये पलायन वेग का मान हो गया। अब आपको याद रखना पलायन वेग का सूत्र क्या होता है। तो पलायन वेग का सूत्र वी एस्केप का सूत्र होता है √2 कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर। इसका एक सूत्र और है भाई। क्या सूत्र है? एक तो ये सूत्र आप याद रखेंगे, एक सूत्र और है, क्या है वो भी बता देता हूं। इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। अंडर रूट के अंदर मैं एक काम करता हूं, 2 है, कैपिटल जी है, कैपिटल एम है, अपॉन आर है, मैं आर से गुणा और भाग कर देता हूं। तो नीचे ये जो दो आर है ये जो मिलकर आर स्क्वायर बनेंगे। समझ में आ रही बात? और इसको मैं हटा देता हूं। तो ये हुआ। अब यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट है ना, ये स्मॉल जी हो गया, तो अपन इसका जो दूसरा सूत्र लिख सकते हैं वो यहाँ लिख देता हूँ, वो हो गया 2 स्मॉल जी कैपिटल आर। ये दोनों सूत्र आपको पलायन वेग के सूत्र के रूप में याद रखने हैं, 2 कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर या 2 स्मॉल जी आर का अंडर रूट। अगला पॉइंट है कि पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना होता है। तो पृथ्वी के पलायन वेग का जो मान है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। पृथ्वी के पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। इतने वेग से यदि किसी वस्तु को फेंक दें तो वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को बाहर चली जाती है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मून का यानी चंद्रमा के लिए भी याद रखना है। एक चीज मैं यहाँ पे आपको याद बता दूं कि चंद्रमा का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 6ठा भाग होता है। ठीक है, यानी पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होता है 10, तो 10/6 चंद्रमा पे गुरुत्वीय त्वरण होता है। इस आधार पे चंद्रमा का जो पलायन वेग है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून है, वो आता है 2.41 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, इस वैल्यू को भी आप याद रखेंगे, मैं बता देता हूं कि मून पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो होता है 1.63 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये डाटाबेस क्वेश्चन आपको सीधे याद रहने चाहिए।
चंद्रमा पे जो गुरुत्वीय त्वरण है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का छठा भाग होता है, यानी 1.63 वैल्यू होती है। इस आधार पे हमने चंद्रमा का पलायन वेग कैलकुलेट किया, तो चंद्रमा का पलायन वेग आता है 2.41 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये मैंने गलत लिख दिया, इसका मात्रक ध्यान रखना, किलोमीटर प्रति सेकेंड मात्रक, ठीक है। तो ये चंद्रमा का पलायन वेग है। अच्छा, आपको अपनी किताबों में जब पढ़ेंगे तो इसमें मिलेगा कि चंद्रमा पर वायुमंडल की उपस्थिति इसीलिए नहीं है क्योंकि उसके पलायन वेग का मान बहुत कम है। कैसे भाई? मान लीजिए कि ये चंद्रमा की सतह है, ठीक है, और ये इसके चारों ओर मौजूद गैस के पार्टिकल है। गैस के पार्टिकल लगातार गति करते रहते हैं, है ना। गैस के पार्टिकल की यदि वेलोसिटी 2.41 से ज्यादा होगी, मान लीजिए कि अपन मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी 3 है, तो जाहिर सी बात है कि ये वेलोसिटी 2.41 से ज्यादा है, तो ये इसको छोड़ के चला जाएगा। क्योंकि चंद्रमा का पलायन वेग बहुत कम है, इसीलिए वहां पर जो है वो वायुमंडल की उपस्थिति नहीं। क्लियर है इतनी कहानी? चलिए अब देखिए, अब अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं उपग्रह के बारे में। उपग्रह की कुछ सामान्य जानकारियां आपको होनी चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी जनरल साइंस में पुट होते हैं। तो अगला पार्ट हम पढ़ते हैं उपग्रह, सैटेलाइट, ठीक है। देखो भाई, उपग्रह जो है वो दो प्रकार के होते हैं बेसिकली। कौन से? एक तो होता है हमारा प्राकृतिक उपग्रह और एक होता है कृत्रिम उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह पृथ्वी का जो है वो तो है चंद्रमा, और कृत्रिम तो बहुत सारे बना रखे हैं पृथ्वी के कृत्रिम उपग्रह, लेकिन कृत्रिम की कैटेगरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम कृत्रिम उपग्रह के बारे में चर्चा करते हैं। तो कृत्रिम उपग्रह जो है वो दो प्रकार के होते हैं फिर से। एक होते हैं ध्रुवीय उपग्रह और एक होते हैं विषुवतीय उपग्रह, और एक होते हैं विषुवतीय उपग्रह। इतनी कैटेगरी है। अब मैं इनको ध्रुवीय उपग्रह को और विषुवतीय उपग्रह को वन बाय वन आपको डायग्रामिक इंटरप्रिटेशन से समझा रहा हूं, आप इसको ढंग से समझेंगे। अच्छा, उपग्रह होते क्या है भाई? क्या परिभाषा है उपग्रह की? वे पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं क्या कहलाते हैं? उपग्रह कहलाते हैं। चाहे प्राकृतिक रूप से हो चाहे कृत्रिम रूप से हो, क्या कहलाएंगे? उपग्रह कहलाएंगे। तो चलिए अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं अपनी क्लास को, और ध्रुवीय और विषुवतीय उपग्रह के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके लिए देखो ध्यान से, हमारे पास पृथ्वी, इसके चारों तरफ चक्कर लगाने के दो तरीके हैं। या तो इस तरह से चक्कर लगाया जा सकता है ना, और या फिर इस तरह से चक्कर लगाया जा सकता है। जो विषुवत वृत्त के चारों तरफ चक्कर लगाता है वो तो कहलाता है ध्रुवीय उपग्रह, सॉरी ये तो विषुवतीय उपग्रह है। और जो ध्रुवों के चारों तरफ इस तरह से जो चक्कर लगाता है, ये उपग्रह कौन सा है? ये ध्रुवीय उपग्रह। ये बात समझ में आई कि पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने के दो तरीके हैं। या तो ध्रुव वाले रेखा के अनुदिश चक्कर लगाए, या फिर विषुवत रेखा के जो है अनुदिश चक्कर लगाए। तो इस आधार पे दो प्रकार के उपग्रह बनते हैं, विषुवतीय उपग्रह और ध्रुवीय उपग्रह। ये दोनों डायग्राम में आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब विषुवतीय उपग्रह की जानकारियां हम वन बाय वन जुटाते हैं कि क्या है। तो पहला पॉइंट विषुवतीय उपग्रह के बारे में, कि विषुवतीय तल में परिक्रमा करने वाले उपग्रह विषुवतीय उपग्रह कहलाते हैं। विषुवत तल में परिक्रमा करने वाले उपग्रह हैं, इसलिए विषुवतीय उपग्रह कहलाते हैं। इनका जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यह है कि इनका आवर्तकाल पृथ्वी के बराबर होता है। इनका आवर्तकाल पृथ्वी के समान, यानी T बराबर 24 घंटे होता है। पृथ्वी का जो आवर्तकाल है वो भी 24 घंटे होता है अपने अक्ष पर, और इनका आवर्तकाल भी 24 घंटे होता है। चूंकि दोनों का आवर्तकाल समान है, इसलिए इनको एक और नाम दिया जाता है, वो नाम है तुल्यकाली उपग्रह।
अतः इन्हें तुल्यकाली, जियोसिंक्रोनस तुल्यकाली उपग्रह भी कहते हैं। ये बात समझ में आई होगी कि तुल्यकाली उपग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका आवर्तकाल पृथ्वी के आवर्तकाल के बराबर होता है। अगला पॉइंट ये है कि चूंकि इनका आवर्तकाल पृथ्वी के आवर्तकाल के बराबर है, इसलिए ये पृथ्वी सतह से देखने पर हमेशा स्थिर प्रतीत होते हैं। हालांकि घूम रहे हैं, लेकिन पृथ्वी के साथ साथ घूम रहे हैं, उतने ही समय में घूम रहे हैं, इसलिए पृथ्वी से देखने पर हमेशा स्थिर प्रतीत होते हैं, इसलिए इनको भूस्थायी उपग्रह भी कहते हैं। अगला पॉइंट क्या है, पृथ्वी सतह से देखने पर ये उपग्रह स्थिर प्रतीत होते हैं। अतः इन्हें भूस्थायी उपग्रह भी कहते हैं। ये 3 पॉइंट हो गए, विषुवतीय उपग्रह हो गए, तुल्यकाली उपग्रह हो गए या भूस्थायी उपग्रह हो गए, इनका एक ही नाम है। अच्छा, एक चीज आप ये याद रखेंगे कि ये पृथ्वी सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। कितनी ऊंचाई पर होते हैं पृथ्वी सतह से? लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं, ऊंचाई पर स्थापित होते हैं। अगला पॉइंट है कि ये काम क्या करते हैं, तो बेसिकली इनका जो काम है वो है संचार, कम्युनिकेशन व्यवस्था में, मोबाइल और इंटरनेट और इनसे रिलेटेड जो सैटेलाइट फोन है उनसे रिलेटेड जो कम्युनिकेशन होता है वो इन्हीं के द्वारा होता है। तो इनका उपयोग संचार व्यवस्था में किया जाता है, रेडियो संप्रेषण आदि में किया जाता है ना। बेसिकली इसका जो काम है वो संचार व्यवस्था, ये याद रखना। संचार व्यवस्था में होता है, ये मौसम की संबंधी जानकारी भी देते हैं। रेडियो संप्रेषण में होता है, तो संचार में ही आ गया ये तो, रेडियो संप्रेषण। उल्कापिंड का अध्ययन, आदि ये काम करते हैं, मौसम संबंधी जानकारी भी देते हैं। एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक संचार उपग्रह पृथ्वी के 1/3 भाग को इसी संदेश प्रसारित करता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर संदेश प्रसारित करने के लिए कम से कम 3 संचार उपग्रहों की आवश्यकता होती है। एक उपग्रह 1/3 भाग में संदेश प्रसारित कर सकता है। अतः संपूर्ण पृथ्वी पर संदेश प्रसारित करने के लिए मिनिमम 3 उपग्रह की आवश्यकता होती है। ये कुछ यूं है, आप ये समझिए कि जैसे मान लीजिए कि ये अपनी पृथ्वी है और हमने यहाँ एक भूस्थायी उपग्रह स्थापित कर रखा है। चूंकि ये तो स्थिर प्रतीत होता है, इसलिए ये इतने पार्ट को कवर करता है, तो दूसरा जो है वो इतने पार्ट को कवर कर लेगा, और तीसरा जो है यहाँ स्थापित करेंगे तो वो इतने पार्ट को कवर कर लेगा। इस तरह से 3 उपग्रह कम से कम अपने को आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट इसमें आप ये याद रखेंगे कि इनका जो कक्षीय वेग है, जो घूमने का वेग है, जिस वेग से पृथ्वी के चारों तरफ इस तरह से घूमते हैं, इनका जो कक्षीय वेग है, घूमने का वेग है, वो होता है लगभग 3.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड इनका वेग होता है। ये अपने कक्षा में कितने वेग से घूमते हैं? 3.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड से घूमते हैं। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्हें जीएसएलवी द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है। प्रक्षेपित किया जाता है, जीएसएलवी द्वारा प्रक्षेपित किया जाता, मतलब क्या हुआ जीएसएलवी?
GSLV का मतलब हो गया जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। जी का मतलब जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, और हिंदी में इसकी अपन बात करें तो ये हो गया विषुवतीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। जियो का मतलब विषुवतीय, GSLV द्वारा ये प्रक्षेपित किए जाते हैं, जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। अब आते हैं दूसरे वाली कैटेगरी पर, अपने ध्रुवीय उपग्रह क्या क्या कर रहे थे। तो ये तो सारे पॉइंट जो है वो विषुवतीय उपग्रह के, ये पॉइंट वाइज जो है वो आप इसके नोट्स बना सकते हैं। और इधर आते हैं अपन ध्रुवीय उपग्रहों के बारे में कि ध्रुवीय उपग्रहों की क्या क्या कहानी है। तो ध्रुवीय उपग्रहों की पहली कहानी की ये ध्रुवीय तल में घूर्णन करते हैं। ध्रुवीय तल में घूर्णन करते हैं। ध्रुवीय तल ऊपर डायग्राम में हम समझ चुके हैं। अब अगला है, ये उपग्रह पृथ्वी के संपूर्ण भाग को देख सकते हैं। ऐसा ये कैसे कर सकते हैं, देखो कैसे। मान लीजिए कि ये अपनी पृथ्वी अपने अक्ष पर इधर से घूम रही है। इस समय मान लीजिए कोई विषुवतीय उपग्रह पृथ्वी के इस पार्ट के ऊपर से निकला, तो जब ये अगला चक्कर करने के लिए आएगा तो पृथ्वी जो है वो थोड़ा सा अपने राउंड पर इधर से इस तरह से इधर ऐसे घूम जाएगी थोड़ा सा, है ना। तो ये पृथ्वी के किसी और भाग के ऊपर से गुजरेगा, फिर अगले वाले में किसी और भाग के ऊपर से गुजरेगा, इसलिए हर चक्कर में पृथ्वी के किसी नए भाग के ऊपर से गुजर रहा होता है। इस प्रकार ये पृथ्वी के सारे भाग देख सकते हैं। क्लियर इतनी कहानी। और अगला है कि इनका जो आवर्तकाल है लगभग जो है वो कितनी देर में ये अपना चक्कर पूरा कर लेते हैं। लगभग इनका आवर्तकाल होता है 102 मिनट के आसपास। इनका आवर्तकाल लगभग होता है कितना, 102 मिनट। किसी का थोड़ा सा कम हो सकता है, किसी का थोड़ा ज्यादा हो सकता है। लगभग 1-1.5 घंटे में ये अपना चक्कर जो है वो पृथ्वी का पूरा कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, ये उपग्रह जो है वो चूंकि 102 मिनट में कर लेते हैं तो एक दिन में पृथ्वी के कई चक्कर लगा लेते हैं। भाई 1.5 घंटे में यदि पृथ्वी का चक्कर लगा दिया तो 24 घंटे में तो बहुत सारे चक्कर लगा लेते हैं, लेकिन वो उधर वाला नहीं कर सकता, वो एक ही चक्कर लगाता है। ये उपग्रह एक दिन में पृथ्वी के कई चक्कर लगा लेते हैं। अच्छा भाई, ये करते क्या है, काम क्या है इनका। इनका काम है जासूसी, है ना। आपने यदि पोखरण वाली मूवी देखी हो तो उसमें जो इंडिया के न्यूक्लियर साइट्स की जासूसी करने के लिए जो उपग्रह अमेरिका काम में लेते हैं वो उसके ध्रुवीय उपग्रह होते हैं। जासूसी में काम आते हैं, पर्यावरण के अध्ययन में काम आते हैं, कहाँ क्या किस प्रकार का पर्यावरणीय चेंज हुआ ये देखते हैं। इसके अलावा फोटोग्राफी में काम आते हैं, किसी जगह की फोटोग्राफी लेनी हो। मैपिंग यानी मानचित्र वगैरह बनाने में भी यही काम आता है। अच्छा, लास्ट पॉइंट है कि इनको किसके द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है। तो इनको PSLV द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है। अब ये PSLV क्या है, यहाँ पे SLV तो वही है, लॉन्चिंग सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ध्रुवीय प्रक्षेपण यान। और P का मतलब है पोलर यानी ध्रुवीय, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, और वो है विषुवतीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, GSLV द्वारा और PSLV द्वारा। ये दोनों को याद रखेंगे, GSLV और PSLV दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके। इनको PSLV द्वारा छोड़े जाते हैं और विषुवतीय उपग्रह को GSLV द्वारा छोड़े जाते हैं। तो ये हुआ अपना दो टाइप के जो हमने उपग्रह पढ़े हैं। तो इनका जो पूरा पार्ट है वो एक साथ भी यदि मैं आपकी स्क्रीन पे रखूं तो ये पूरा पार्ट एक साथ स्क्रीन पर है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये टोटल पार्ट हो गया उपग्रहों के बारे में, विषुवतीय उपग्रह में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ध्रुवीय उपग्रहों में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब हम जो है आज की क्लास का लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, वो है केपलर के नियम।
अगला पॉइंट है अपना केपलर के नियम। क्या है भाई केपलर के नियम? ग्रहों की गतियों से रिलेटेड सबसे पहले केपलर नाम के एक साइंटिस्ट ने कुछ नियम प्रतिपादित किए थे, वही केपलर के नियम कहलाते हैं। ठीक है, हालांकि ये माना जाता है उसके एविडेंस भी मौजूद हैं कि केपलर, गैलीलियो और इनके बहुत पहले जो है वो ग्रहों की गति से संबंधित गणनाएं भारतीय साइंटिस्टों के पास थी और उसके आधार पर उन्होंने बड़े ही परिष्कृत रूप से जो है वो खगोल विज्ञान को डेवलप कर लिया था। लेकिन चूंकि इनके नाम पर पेटेंट है, इसलिए हम जो है वो थ्योरी में यही पढ़ते हैं कि केपलर के ये नियम है। तो चलिए देखते हैं केपलर के क्या नियम। तो केपलर ने 3 नियम दिए थे। सबसे पहले अपन प्रथम नियम की बात करते हैं। केपलर ने प्रथम नियम दिया कि सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तथा सूर्य दीर्घवृत्त की नाभि पर स्थित होता है। सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। तथा सूर्य इस दीर्घवृत्त की नाभि पर स्थित होता है। सिंपल सा लॉजिक है। देखो क्या कह रहा है ये। पहले तो वो कह रहा है कि सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाएंगे। अब ये सूर्य, जैसे मान लो ये अपना ग्रह है, ये कोई सा भी ग्रह है, सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। अब बात आती है कि सूर्य कहाँ होगा। तो सूर्य के लिए देखो, ये दीर्घवृत्त का ये कहलाता है लघु अक्ष और ये कहलाता है दीर्घ अक्ष। इस दीर्घ अक्ष का ये जो सेंटर पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है और यहां तक, इसके मध्य बिंदु को यहाँ नाभि होती है और एक यहाँ नाभि होती है। तो वो ये कहते हैं कि इन दोनों में से किसी भी एक नाभि पर सूर्य स्थित होगा। या तो सूर्य यहाँ होता है या सूर्य यहाँ होता है, वो उसके लोकेशन पे डिपेंड करता है। तो पहला नियम समझ में आया कि सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। वृत्ताकार पथ में चक्कर नहीं लगाते, दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं और सूर्य इस दीर्घवृत्त की नाभि पर स्थित होता है। ये केपलर का पहला नियम। दूसरा नियम देखिए केपलर का। केपलर का दूसरा नियम इंपॉर्टेंट है। वो ये कहता है कि सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता हुआ ग्रह समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। क्या नियम है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हुआ ग्रह समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। इससे एक रिजल्ट निकल के आएगा। देखिए पहले इसको समझते हैं कि ये क्या चीज है। तो एक दीर्घवृत्त बना लेते हैं। यहाँ पे सूर्य स्थित है और यहाँ पे ग्रह स्थित है। ये सन है और ये कोई भी ग्रह प्लेनेट है। मान लीजिए कि इस समय यहाँ पे स्थित है और 10 दिन बाद ये ग्रह यहाँ पहुंच जाता है। तो इन 10 दिन में इसके द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल कितना होगा? ये वाला क्षेत्रफल इस 10 दिन में इस ग्रह द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल होगा। ठीक है, हम इसको नाम दे देते हैं ए पॉइंट, इसको नाम दे देते हैं बी पॉइंट। अब मान लीजिए कि ये ग्रह यहाँ है। अब इधर देखो, ध्यान से देखना कि इस 10 दिन में इसने अपनी परिधि में कितनी लंबाई तय की थी? इतनी लंबाई तय की थी। और यहाँ भी इतनी ही लंबाई तय करे तो क्षेत्रफल बराबर नहीं बनेगा। तो क्षेत्रफल बराबर करने के लिए इसको लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो यहां तक ये 10 दिन में पहुंच जाएगा इस तरह से। और ऐसा करने पर इसका ये जो क्षेत्रफल है वो उसके बराबर हो जाएगा। अब इससे रिजल्ट क्या निकल के आता है?
रिजल्ट इससे ये निकल के आता है कि जब ग्रह सूर्य के नजदीक होगा तो वो तेजी से चलेगा, देखो तभी तो ज्यादा दूरी तय करेगा, और जब ग्रह सूर्य से दूर होगा तो उसका वेग जो है वो कम होगा। ये इसका रिजल्ट है। तो इसका जो नियम है वो क्या है? नियम तो यही है कि समान समय में समान क्षेत्रफल तय करेगा, यानी एरिया ऑफ ए एस बी बराबर होगा एरिया ऑफ एस सी डी के। जो डायग्राम में बना रखा है समान समय में समान क्षेत्रफल तय करेगा। लेकिन इसका जो रिजल्ट निकल के आता है वो क्या निकल के आता है कि जब ग्रह सूर्य के नजदीक होता है तो उसका कक्षीय वेग अधिक होता है। और ऋतुओं के आने का कारण भी यही है कि सूर्य के चारों तरफ जो है वो दीर्घ वृत्ताकार पथ है, उसी के कारण ऋतु परिवर्तित हो रही होती है। तीसरा नियम आपको दो तरीके से आपकी नोट्स में मिल सकता है। आपकी किताबों में जो तीसरा नियम है वो दो तरीके से मिल सकता है। देखो कैसा है, इसका वाकई में एकदम सही स्टेटमेंट है कि ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। अब देखो भाई ये क्या है, पहले तो वही दोबारा से बना के देखते हैं कि ये हमारा दीर्घवृत्ताकार कक्ष है और ये इसका दीर्घ अक्ष है। अर्ध दीर्घ अक्ष होने का मतलब है दीर्घ अक्ष का आधा, यानी इतना वाला पार्ट, इसको मैं आर नाम दे देता हूं। ये अर्ध दीर्घ अक्ष है। वो कह रहा है आवर्तकाल का वर्ग जो है वो किसके समानुपाती होता है? अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। सही स्टेटमेंट ये। अब जो कई बार आपको किताबों में या नोट्स में जो है वो स्टेटमेंट के तौर पर इस तरह से भी मिल सकता है कि ये जो आवर्तकाल का वर्ग जो है ना वो सूर्य से ग्रह की औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। आवर्तकाल का वर्ग ग्रह की सूर्य से औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। जब सूर्य से औसत दूरी ज्ञात की जाती है तो भी वो लगभग अर्ध दीर्घ अक्ष के ही बराबर आती है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी जो है वो सही है। यहाँ पे आप दोनों में इतना ही अंतर है कि यहाँ पे ये जो आर है वो अर्ध दीर्घ अक्ष है और यहाँ ये जो आर है वो क्या है? स्टेटमेंट के तौर पर ये दिया हुआ है कि वो सूर्य से ग्रह की औसत दूरी है और लगभग दोनों का मान सेम ही रहता है, लगभग बराबर वैल्यू इनकी आती है, इसलिए हम जो है वो दोनों स्टेटमेंट के रूप में ग्रह इसके गति के केपलर के तीसरे नियम को पढ़ते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।